जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, ये हमारा 11वां वीडियो है और जैसा आप जानते हैं सुबह 7 बजे आपको ये वीडियो मिलता है जिसमें हम पढ़ते हैं 10 वाक्यांश पढ़ते हैं और 10 हम पढ़ते हैं विलोम शब्द। तो उसी क्रम में हमारा 11वां वीडियो है। और 11वां वीडियो से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पिछला वीडियो था यानी कि जो 10 नंबर का वीडियो था उसमें एक शब्द था, हमने आपको उसमें बताया था, थोड़ा सा भूल हो गई उसमें, कि जो सब कुछ प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या था। तो उसके लिए एक शब्द था सर्वलब्ध, लेकिन हमारे माइंड में पता नहीं कहाँ से फीड था तो सर्वसुलभ हमने बोल दिया। तो उसको आप ज़रा सही कर लीजिएगा। सर्वलब्ध, जो सब कुछ प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द है सर्वलब्ध। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। बाकी सब चीज़ तो पूरा करेक्ट है 100%। बस थोड़ा भूल से लिख गया और जो लिख गया वही बोल दिया। इसमें पढ़ेंगे, जैसे इसमें जो सबसे पहला है कि जिसकी बुद्धि कमज़ोर हो। तो जिसकी बुद्धि कमज़ोर हो उसको क्या कहते हैं, तो आप जानते हैं उसको कहते हैं मंद बुद्धि। मंद बुद्धि। और इस मंद बुद्धि के अलावा क्या कहते हैं, मतिमंद कह देते हैं। मति मतलब होता है बुद्धि और मंद मतलब होता है धीमी। आपने ध्यान दिया होगा सूर्य की एक पर्यायवाची है मार्तंड। तो मार्तंड सूर्य को कब कहते हैं, जब दोपहर का सूर्य होता है तब उसे कहते हैं मार्तंड। तो सूर्य का दोपहर का सूर्य क्या कहलाता है, मार्तंड। एक आपने मूवी देखी होगी ढोल, जिसमें राजपाल यादव का नाम है मार्तंड। मार्तंड ढमढेरे। तो मार्तंड मतलब क्या होता है, सूर्य होता है, दोपहर का सूर्य होता है। मृग के समान आँखों वाली, मृग के समान आँखों वाली क्या कहलाती है, मृगनयनी। मृगनयनी। सीता जी की आंखें कैसी थी, मृग के समान थी। जब सीता जी का हरण हुआ तो राम और लक्ष्मण जी दोनों वन में उनको ढूंढ रहे हैं और वृक्षों से पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। एक दोहा है, चौपाई है, हे खगमृग तुम मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो मृगनयनी मतलब क्या होता है, मृग के समान आँखों वाली। अगला है कि मेघ की तरह नाद। नाद मतलब गर्जन करने वाला। तो मेघ की तरह नाद मतलब गर्जन करने वाला के लिए एक शब्द क्या है, मेघनाद। कहते हैं कि जब मेघनाद का जन्म हुआ था तो इसने जन्म लेते ही भी इतनी तेज से गर्जना की थी कि बादल भी थरथरा उठे थे, तभी से इसका नाम हो गया था मेघनाद। फूलों का मधु क्या कहलाता है, तो फूलों का मधु कहलाता है मकरंद। क्या कहलाता है, मकरंद। फूलों का मधु क्या कहलाता है, मकरंद। मकरंद नाम आपने सुना होगा, अगर आपने गरम मसाला मूवी देखी होगी तो अक्षय कुमार का नाम है, जिसको शॉर्टकट में वो मैक कहते हैं, मैक। शीत ऋतु की वर्षा क्या कहलाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम आपको जीएस का भी एक बताएंगे कि जीएस में क्या कहते हैं। शीत ऋतु की वर्षा जब जीएस में होती है, मतलब जीएस जब हम पढ़ेंगे उसमें होता है कि शीत ऋतु में वर्षा कहाँ पर होती है, एक प्रश्न पूछा जाता है। तो वो होती है चेन्नई में। चेन्नई के तट पर जब मानसून लौटता है तब होती है ठंडी में। और अगर उत्तरी में, उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती तब क्या कहते हैं, किसके कारण होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो ये तो जीएस के 2 क्वेश्चन हो गए। और जो हिंदी की है कि हिंदी में अगर हम कह देते हैं कि शीत ऋतु की वर्षा हो तो उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं, महावट। महावट। महावट मतलब शीत ऋतु की वर्षा। अगला है कि जिसके हृदय को चोट पहुंची हो तो उसे कहते हैं मर्माहत। मर्माहत। जिसकी आंखें मगर जैसी हों, तो जिसकी आंखें मगर जैसी हों तो उसे कहते हैं मकराक्ष। मकराक्ष। जिसमें अपार जल राशि हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं महादधि। अब ये शब्द जो महादधि है, ये शब्द आपके मन में ही नहीं आएगा, आपके माइंड में ही नहीं आएगा कि महा मतलब महान, दधि मतलब दही, महान दही
आप इसको क्लिक ही नहीं कर पाएंगे, जोड़ ही नहीं पाएंगे कि ये किसकी बात कर रहा है कि जिसमें अपार जलराशि हो। तो इस तरह से कहीं से भी जानकारी मिले, जानकारी ज़रूरी होती है। अगला है कि और लास्ट है आज का, मन का असीम दुख। मन का असीम दुख को व्यक्त करने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है और उस शब्द को क्या कहते हैं? मनस्ताप। मनस्ताप। मन के अंदर असीम जब दुख होता है तब उसे कहते हैं, वो स्थिति क्या कहलाती है? मनस्ताप कहलाती है। एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं कि जिसकी बुद्धि मंद हो, तो कमज़ोर हो, उसे क्या कहते हैं? मंद बुद्धि कहते हैं या फिर मतिमंद कहते हैं। दोपहर का सूर्य क्या कहलाता है? मार्तंड कहलाता है। मृग के समान आँखों वाली क्या होता है? मृगनयनी कहलाती है। मेघ की तरह नाद या गर्जन करने वाला क्या कहलाता है? मेघनाद। फूलों का मधु क्या कहलाता है? मकरंद कहलाता है। शीत ऋतु की वर्षा क्या कहलाती है? महावट कहलाती है। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे क्या कहते हैं? उसे मर्माहत कहते हैं। जिसकी आंखें मगर जैसी हों उसे क्या कहा जाता है? उसे मकराक्ष कहा जाता है। जिसमें अपार जलराशि हो उसे क्या कहते हैं? उसे महादधि कहते हैं। और मन का असीम दुख मनस्ताप कहलाता है। तो ये हमारे 10 वाक्यांश हैं। अब हम पढ़ेंगे 10 विलोम शब्द। तो बने रहिए ऐसे ही, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए और इसका नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और जो आपको मैं दे रहा हूँ। आप अगर हल्का सा भी सीरियस होकर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ ये क्वेश्चंस किस लेवल के हैं। अगला 10 विलोम है। तो 10 विलोम बहुत बार पूछा गया है। क्या पूछ लिया जाता है? अतरंग का विलोम क्या है? क्या? अतरंग। तो अतरंग का विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम इस तरह से हम लिख देते हैं, तो मान लो विलोम है बहिरंग। बहिरंग यहाँ पे हम लिख देते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द। अतरंग का क्या? बहिरंग। अर्थी। अर्थी। अर्थी का विलोम क्या होगा? प्रत्यर्थी। प्रत्यर्थी। फिर इसके बाद क्या है? अनाहूत। अनाहूत का विलोम क्या होगा? आहूत। अनाहूत क्या होगा? आहूत। अनाहूत के बाद अपकार। अपकार का विलोम क्या होता है? उपकार। तो चाहे उपकार का विलोम अपकार कर लो, चाहे अपकार का विलोम उपकार कर लो। अपकार का मतलब क्या होता है? बुराई होता है। और उपकार मतलब क्या होता है? भलाई। तो भलाई का विलोम क्या होगा? बुराई होगा। अतिवृष्ट। अतिवृष्ट मतलब जहाँ पे वर्षा बहुत ही ज़्यादा हो, अतिवृष्ट। फिर इसका विलोम क्या है? अनावृष्ट। जहाँ पर वर्षा ही ना हो, अनावृष्ट। एक शब्द और है छायावृष्ट। तो देखिए जब ये एरिया जो है पश्चिमी घाट का, तो यहाँ पे पश्चिम घाट पर्वत है, जो ये साउथ इंडिया का आप पार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत है। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि क्या कारण है जब मानसून आता है तो सबसे ज़्यादा केरल के तट पे बारिश होती है, लेकिन ये वाला एरिया जो है पठारी भाग, ये वर्षा से वंचित रह जाता है। क्या कारण है? तो कारण ये है कि ये इसलिए वंचित रह जाता है क्योंकि ये छायावृष्ट प्रदेश है। छायावृष्ट प्रदेश है मतलब यहाँ पे छायावृष्ट इसलिए कहा गया क्योंकि जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, बारिश कैसे होती है? जब समुद्र से लहरें उठती हैं और उन लहरों को वाष्पीकरण करके हवा में जब ये जाती हैं और पर्वत से टकराती है, जब ये हवा, तो बारिश होती है जब पर्वत से टकराती है। यहाँ क्या होता है? यहाँ पर जो पर्वत से टकराती है तो केरल के तट पे बारिश हो जाती है, जो उसके ऊपर से निकल जाती है तो ऊपर से निकली तो ऐसे घूम के आ जाती है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी होकर, पश्चिम बंगाल होकर, बिहार होकर उत्तर प्रदेश में आ जाती है। और ये छाया की वजह से छूट जाता है। जैसे कि ये डिस्टर है, ये मान लीजिए पर्वत है, ये पश्चिमी घाट है, तो जैसे ये मानसून निकला तो इस तरह से या तो टकराएगा तो यहाँ बारिश करेगा, और अगर ऊपर से निकला तो जहाँ पर्वत मिलेगा, तो ये हिमालय वाला क्षेत्र में जब पर्वत मिलता है, नेपाल वाले क्षेत्र में, तब बारिश कराता है।
एक प्रश्न और पूछा जाता है कि क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश गोरखपुर में होती है और सबसे कम बारिश मथुरा में होती है। तो सबसे ज़्यादा बारिश गोरखपुर में होती है। अब हम जीएस में घुस जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, आपको यहाँ पे मोटा मोटा मैं समझा दूँ। ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश है और गोरखपुर यहाँ पे पड़ता है। ये पर्वतीय क्षेत्र है नेपाल वाला। तो जब मानसून जाता है यहाँ से मानसून बंगाल की खाड़ी होकर, और थोड़ा इधर हम कर दें तब आप लोकेशन आपको क्लियर हो, बंगाल की खाड़ी होकर बिहार होकर इधर एंट्री करता है तो सबसे पहले कहाँ टकराता है, तो इसके उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से टकराता है जहाँ पर गोरखपुर स्थित है। मथुरा कहाँ स्थित है, मथुरा यहाँ स्थित है। तो यहाँ से मानसून टकराता यहाँ आते आते मानसून की एनर्जी सारी ख़त्म हो जाती है, इसलिए मथुरा में सबसे कम बारिश होती है और यहाँ गोरखपुर में जहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है मानसून की, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो अतिवृष्टि समझ गए, अनावृष्टि समझ गए, छायावृष्टि समझ गए, और समझ गए कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, क्यों होती है, उसका कारण भी मैंने समझाया। इसके साथ ही साथ आपने समझा कि ठंडी में बारिश कहाँ होती है और जो ठंडी में लौटता हुआ मानसून है वो बारिश कहाँ कराता है, और उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में जब ठंडी के सीज़न में बारिश होती है तो किसके कारण होती है। और एक चीज़ और हमने समझा कि छायावृष्टि प्रदेश क्या है, वहाँ पर बारिश क्यों नहीं होती है, केरल के तट पे बारिश क्यों सबसे ज़्यादा होती है, ये हमने समझा। तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि। इसके बाद पूछ लिया जाता है, बहुत ही बार पूछा गया है कि अमर, अमर का क्या है, अमर का विलोम क्या होगा, अमर का विलोम होगा मर्त्य। यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि अमर का विलोम मर्त्य होगा। जन्म का विलोम क्या होगा, जन्म, जन्म का विलोम होगा मृत्यु। अमर का मर्त्य, जन्म का मृत्यु, और जीवन का, जीवन का विलोम क्या होगा, जीवन का विलोम होगा मरण। इतना आप ध्यान दीजिएगा। अमर का मर्त्य, जन्म का मृत्यु, जीवन का मरण होता है। एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है अद्यतन, जिसको इंग्लिश में अपडेट कहते हैं। अद्यतन, अद्यतन का विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम होता है पुरातन, या पहले आप देखिएगा जो ऑप्शन मिलेगा आपको अनद्यतन। अगर अनद्यतन नहीं होगा तब सेकंड ऑप्शन आपको क्या लगाना है, पुरातन लगाना है, पुरातन। फिर इसके बाद एक और है अभिमानी शब्द है। अभिमानी शब्द का विलोम क्या होता है, अभिमानी, अभिमानी। अभिमानी का विलोम क्या होता है, तो इसका विलोम होता है निरभिमानी, निरभिमानी। अभिमानी की पर्यायवाची क्या होता है, एक आप लिख लीजिए दंभ, दूसरा अहम, तीसरा घमंड। ये अभिमानी के पर्यायवाची हैं। तो ये थे हमारे 10 विलोम, 10 वाक्यांश और जीएस के हमने कुछ बिंदुओं पे चर्चा किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।